अध्याय 161। जैसे जैसे सूरी और अमन ने अपना नृत्य जारी रखा, बैंक्वेट हॉल का माहौल धीरे धीरे रोमांस और उत्साह के मिश्रण से भर गया। हाल ही में हुए प्रस्ताव से उत्साहित भीड़ ने आश्चर्य से देखा कि अमन और सूरी ने अपने मनमोहक प्रदर्शन से उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। जय, जो पहले अपने पिता और अपनी पहली पत्नी के डर से भाग गया था, जब उसने अमन को सूरी के साथ देखा तो वह लगभग लड़खड़ा गया। वह किसी को चिल्लाते हुए सुन सकता था, भावनात्मक क्षति। ये क्या बकवास है? कैसे? सिर्फ जे ही इस मानसिक परेशानी से नहीं गुजर रहा था। केन, जॉन और जेस्पर भी उसके पास खड़े थे, जो अपने सामने के दृश्य को देखकर उतने ही स्तब्ध थे। कुछ ही क्षण पहले उन्होंने अमन का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कोई भी लड़की उसे देखेगी नहीं और न ही उसके साथ नृत्य करेगी, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उन्हें मुंह पर तमाचा मार दिया गया। उसी समय एक महिला ने छुलबुली मुस्कान के साथ जय के पास आकर कहा, सर जय, मैं चाहती हूं कि मैं आपके साथ डांस फ्लोर पर चलूं। जय ने पहले उस औरत को देखा, फिर सूरी को। ईर्ष्या से उसका दिल लगभग फट गया। एक ओर जहां सूरी का शरीर सौम्य और सुंदर था, वहीं उसके आसपास की सभी महिलाएं तुलनात्मक रूप से अश्लील और वेश्या थीं। यह सोचते हुए उसने महिला की ओर देखा और बोला, भाड़ में जाओ। क्या? महिला की मुस्कान टूट गई और वह फिर बोली, सर जय, क्या आपने मुझे कोई और समझ लिया है? भागो, जय चिल्लाया। केन ने हस्तक्षेप किया और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। चिंता मत करो, उनका मजा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में एक भयावह चमक चमक उठी। जैसे ही गाना अपने चरम पर पहुंचा, बाहर अप्रत्याशित शोरगुल मच गया। टैप टैप टैप। सर, आप जाकर मेहमानों को परेशान नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूं। क्या आपको लगता है कि कानून और न्याय आपकी पार्टी और मनोरंजन से नीचे हैं? मेहमान बुदबुदाने लगे और प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे, जहां कुछ ऊंची आवाजों और जल्दबाजी वाले कदमों की आवाजें स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगीं। एक समय का शांत वातावरण अचानक शोरगुल से भंग हो गया और संगीत क्षण भर के लिए रुक गया। एक नौकर हॉल में दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा तत्परता से पीला पड़ गया था। वह तेजी से नूह के पास पहुंचा और कुछ फुसफुसाने के लिए झुका। सुनते ही नूह का चेहरा आश्चर्य से चिंता में बदल गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, पुलिस अधिकारियों का एक समूह हॉल में दाखिल हुआ और उनकी उपस्थिति ने तुरंत कमरे का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शांत लेकिन सतर्क भाव बनाए रखते हुए नूह ने दोस्ताना लेकिन संयत मुस्कान के साथ अधिकारियों के पास जाकर कहा, सज्जनों, आपको यहां देखकर अजीब लग रहा है। क्या दिक्कत है? हम एक खास जश्न में व्यस्त हैं। जैसे ही नूह अधिकारियों के पास पहुंचा, उसने एक विनम्र मुस्कान के साथ स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। हालांकि मुख्य अधिकारी ने किसी भी छोटी मोटी गड़बड़ी की आशंका को तुरंत दूर कर दिया। अधिकारी ने दृढ़ता से कहा, हमें विश्वसनीय जानकारी मिली है कि आपके मेहमानों में ड्रग तस्कर भी शामिल हैं। हमें इसमें शामिल व्यक्ति का पता लगाना और उसे पकड़ना है। नूह की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या तुम सच में कह रहे हो? यह कोई मजाक तो नहीं है? अधिकारी दृढ़ रहा, यह कोई मजाक नहीं है। हमें जांच आगे बढ़ानी होगी। आपका सहयोग जरूरी है। नूह का चेहरा कठोर हो गया। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? अगर यह गलती हुई तो तुम सबका मजा किरकिरा कर दोगे। अधिकारी ने नूह की धमकी भरी निगाहों से नजरें मिलाईं और मुस्कुराते हुए बोला, हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है। नूह ने अनिच्छा से आह भरते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं जांच में सहयोग करूंगा, लेकिन यह बहुत ही बाधा डालने वाला है। जैसे ही अधिकारियों ने तलाशी शुरू की, सोनालिया अपने कार्यक्रम में व्यवधान से क्रोधित होकर नूह और अधिकारियों के पास पहुंची। उनका सामना करते समय उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह तो बहुत ही शर्मनाक है, सोनालिया बोली। तुम किसी बेबुनियाद आरोप की वजह से मेरा कार्यक्रम खराब कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये रात हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है? एक अधिकारी ने उसे शांत करने की कोशिश की। हम समझते हैं कि यहां मौजूद सभी लोगों के लिए यह असुविधाजनक है, लेकिन हम बस प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। अगर आप संदिग्ध को ढूंढने में हमारी मदद कर सकें तो हम इसे जल्द से जल्द सुलझा लेंगे। सोनालिया की झुंझलाहट फूट पड़ी। तुम यहां यूं ही घुसकर सब कुछ अस्त व्यस्त नहीं कर सकते।
तुम्हें यह बताना होगा कि अभी इसकी क्या जरूरत है, वरना तुम्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। नूह ने सोनालिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे ढाढ़स बंधाया। सोनालिया प्लीज, हमें पुलिस के साथ सहयोग करना होगा, वे बस अपना काम कर रहे हैं। सोनालिया ने नोहा की ओर देखा, उसकी निगाहें गुस्से से धधक रही थीं। तुम उम्मीद करते हो कि मैं इसे स्वीकार कर लूं? तुम उन्हें हमारी खास रात पर कब्जा करने दे रहे हो। नूह की आवाज दृढ़ लेकिन शांत थी। मैं समझता हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन हंगामा मचाने से कुछ नहीं होगा। चलो, जांच पड़ताल को अपना काम करने दो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सोनालिया ने अफसरों को घूरा, लेकिन नूह का शांत निश्चय देखकर उसने गहरी सांस ली और अनिच्छा से पीछे हट गई। ठीक है, लेकिन यह जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है। नूह ने अधिकारियों की ओर मुड़ने से पहले सिर हिलाया। कृपया अपनी जांच जारी रखें। आइए, चीजों को यथासंभव सुचारू रखने की कोशिश करें। जैसे ही अधिकारियों ने अपनी तलाशी शुरू की, नूह और सोनालिया के बीच एक संक्षिप्त, रहस्यमय मुस्कान फैल गई। हॉल के उस पार से सूरी की नजरें इस दृश्य को शक की निगाहों से देख रही थीं। उसे लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। आखिर उसे पुलिस के काम करने का तरीका कैसे नहीं पता? उनमें से अधिकतर लोग सत्ता और धन के आगे झुकते हैं, इसलिए क्या वे ऐसे अवसरों पर भव्य प्रवेश के साथ यहां आने का साहस कर सकते हैं? और वह भी दो प्रभावशाली मुगलों की उपस्थिति में? राज्य के शीर्ष अधिकारियों को अपमानित करना मौत से भी बदतर था। यह सोचते हुए अमन को पकड़े हुए उसके हाथ अनायास ही चिंता से कस गए और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। लेकिन तभी उसने अपनी हथेली पर एक कोमल स्पर्श महसूस किया और देखा कि अमन उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे नागरिकों के रूप में आइए हम सहयोग करें। सूरी ने पलकें झपकाईं। उसकी आंखों में उसकी उलझन झलक रही थी, लेकिन अमन की आश्वस्त मुस्कान को देखकर वह चुप रही। जैसे जैसे पुलिस अधिकारी अपनी जांच जारी रखते गए, बैंक्वेट हॉल का एक समय का जीवंत माहौल अचानक एक तात्कालिकता के भाव में बदल गया। पुलिस फैल गई और आयोजन स्थल के हर कोने की बारीकी से जांच करने लगी। मुख्य अधिकारी मोहन ने कार्यभार संभाला। हमें पूरी जांच करनी होगी। सभी खाने पीने की चीजों, रसोई और उन सभी संभावित जगहों की जांच करनी होगी जहां कोई अवैध सामग्री छिपा सकता है। मैं चाहता हूं कि हर कोने की तलाशी ली जाए। जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने अपनी जांच शुरू की, एक समय गुलजार रहे बैंक्वेट हॉल में अचानक एक अफरा तफरी का माहौल छा गया। अधिकारी वहां फैल गए और आयोजन स्थल के हर कोने का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। प्रमुख अधिकारी मोहन ने कार्यभार संभाला और स्पष्ट निर्देश दिए। हमें पूरी तरह से तलाशी लेनी होगी। सभी खाने पीने की चीजों, रसोई और हर उस जगह की जांच करनी होगी जहां कोई अवैध सामग्री छिपा सकता है। मैं चाहता हूं कि हर कोने की जांच हो। पुलिस की टीम ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। कुछ लोग खान पान व्यवस्था का निरीक्षण करने लगे और जांच के लिए खाने पीने के नमूने इकट्ठा करने लगे। कुछ अन्य लोग रसोई और भंडारण क्षेत्रों की तलाशी लेने लगे। उनकी गतिविधियां सटीक और व्यवस्थित थीं। मेहमान, जिनका उत्साह अब बेचैनी में बदल गया था, हॉल के किनारे से घबराहट से देख रहे थे। उत्सव का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। उत्सव की जगह उत्सुकता ने ले ली थी। सूरी और अमन एक तरफ खड़े हो गए। उनकी पहले की घनिष्ठता टूट गई। सूरी ने अमन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें जिज्ञासा और आशंका के मिश्रण से अधिकारियों को देख रही थीं। क्या यह किसी प्रकार की साजिश और लक्ष्य है? सूरी ने फुसफुसाते हुए पूछा। इससे पहले कि अमन कुछ कह पाता, कुछ लोग चिल्लाने लगे। श्रीमती दौत सूरी, क्या यह सचमुच आप हैं? क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं? मेरा मतलब है, मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा प्रशंसक है। इस अचानक पहचान ने सूरी की ओर और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया, जो धीरे से मुस्कुराई और उसकी बात मानने को तैयार हो गई। लेकिन तभी शोर को चीरती हुई एक तीखी आवाज आई। अरे तुम सब क्या कर रहे हो? हम यहां जांच करने आए हैं, जश्न मनाने नहीं। मोहन ने सबको घूरकर देखा और भौंका, लेकिन जब सब लोग तितर बितर होने लगे तो वह चुपचाप सूरी के पास गया। मिस सूरी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। क्या मुझे एक मिल सकता है? अहम। एक तीखी खांसी ने उसे बीच में ही रोक दिया। मोहन ने अपना सिर खांसी की ओर झुकाया और देखा कि अमन उसे ठंडी आंखों से घूर रहा है।
सर, आप पहले अपनी जांच पूरी क्यों नहीं कर लेते? एक कड़वी मुस्कान के साथ मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ऐसा करूंगा। अधिकारीगण दृढ़ निश्चय से भरे चेहरों के साथ लगन से काम करते हुए चारों ओर खोज कर रहे थे। उन्होंने खाने पीने की चीजों की प्रदर्शनी देखी, पर्दों के पीछे देखा और हॉल की हर सजावट को बारीकी से जांचा। तलाशी इतनी गहन थी कि उन्होंने छिपने की कोई भी जगह नहीं छोड़ी। कई घंटों की मशक्कत के बाद अधिकारी मोहन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और कहा, हमने आयोजन स्थल और खाने पीने की चीजों की तलाशी पूरी कर ली है। हमने सभी की जांच भी की है। अभी तक हमें कथित नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है। भीड़ में राहत और असमंजस की फुसफुसाहट फैल गई। कुछ मेहमान शांत होने लगे, जबकि कुछ लोग उलझन भरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे, अभी भी इस व्यवधान को समझ नहीं पा रहे थे। नूह राहत महसूस करते हुए, लेकिन अभी भी तनाव में था, अधिकारी मोहन के पास गया। तो अगला कदम क्या है? क्या कोई और कार्रवाई आवश्यक होगी? अधिकारी मोहन ने सिर हिलाया। हम जांच जारी रखेंगे, लेकिन अभी तक हमें यहां कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि हमने सभी को बाहर ही रोक दिया है और मैं सभी की कारों की जांच करना चाहता हूं, तो क्या आप कृपया मदद कर सकते हैं? हम आपके सहयोग की सराहना करेंगे। जैसे ही अधिकारी मोहन ने बाहर खड़ी कारों की जांच करने का अनुरोध किया, मेहमानों के बीच असंतोष भरी शिकायतों की लहर फैल गई। उन्होंने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा और उत्सुकता से फुसफुसाए। इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि यह नया घटनाक्रम उनकी शाम में क्या लेकर आएगा। बढ़ते तनाव को भांपते हुए नूह बोलने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आवाज भीड़ तक पहुंची और शोरगुल शांत हो गया। सभी लोग कृपया, यह बस एक नियमित जांच है। आइए अधिकारियों के साथ सहयोग करें। मेरा मानना है कि यहां सभी अच्छे इंसान हैं और केवल दोषी अंतःकरण वाला ही चिंतित होगा। उनके शब्दों का शांतिदायक प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे भीड़ ने सहमति में सिर हिलाना शुरू कर दिया। वह सही कह रहा है, किसी ने नूह की बात दोहराते हुए बुदबुदाया। चलो इसे जल्दी से निपटा दें। आखिर हमें डरने की क्या जरूरत है? मेहमान अनिच्छा से अधिकारियों के पीछे पीछे विशाल पार्किंग स्थल तक पहुंचे। एक एक करके उन्होंने देखा कि अधिकारी अपनी कारों की जांच कर रहे थे और दरवाजे व डिक्की खोलने के लिए उनके मालिकों की पहचान करने के लिए नाम पुकार रहे थे। अब तक उन्होंने जिन कारों की जांच की थी, वे सभी साफ सुथरी थीं और उनमें किसी भी प्रकार की संदिग्ध चीज का संकेत नहीं था। आखिरकार वे प्रवेश द्वार के पास खड़ी एक चमकदार काली मर्सिडीज मैबैक के पास पहुंचे। अधिकारियों ने उत्सुकता से इधर उधर देखा और जोर से पूछा, यह किसकी गाड़ी है? पहले तो सन्नाटा छा गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सवाल दोहराया, भीड़ में से एक आवाज आई जो पूरे यकीन से भरी थी। यह अमन का है, मुझे पूरा यकीन है। प्रमुख अधिकारी मोहन ने ध्यान केंद्रित करते हुए आवाज के स्रोत की ओर रुख किया। उसकी नजर एक साथ खड़े 3 युवकों पर पड़ी, जिनके चेहरे दृढ़ थे। यह अमन की कार है, मैंने उसे इसमें से निकलते देखा है। उनमें से एक ने भीड़ की बड़बड़ाहट को चीरते हुए कहा। तुम कौन हो? मोहन ने पूछा। मैं केन हूं, मैं अमन के बैचमेट्स में से एक हूं। हम एक ही समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, इसलिए मुझे नंबर प्लेट याद थी। सूरी की नजरें तीनों की ओर गईं और फिर अमन की ओर, मानो पूछ रही हों कि ये जोकर कौन थे। ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं जेस्पर, केन और मोहन, अमन ने शांति से समझाया। उसके स्वर में थोड़ी हौंसी थी। हमारा रिश्ता बहुत अनोखा है। तनाव बढ़ता देख नोआ ने अमन से सीधा सवाल किया, अमन, क्या यह तुम्हारी कार है? फिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे और उनका समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? अमन का व्यवहार शांत रहा और उसने जवाब दिया, पहला बिंदु, वह मेरी कार नहीं है, और दूसरा, मैं कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूं जब ऐसा लग रहा है कि आज की घटना का आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है। आप सभी के लिए दुख की बात है कि यह घटना मेरी नहीं है। सोनालिया अपना धैर्य खोती हुई बोली, कितना आसान है अमन, तुम अचानक दावा कर रहे हो कि यह तुम्हारा नहीं है, जबकि लोगों ने तुम्हें इससे बाहर आते देखा है। या तुम ही हो जो ड्रग्स छिपा रहे हो? भीड़ की बड़बड़ाहट तेज आवाज में बदल गई। कुछ लोगों ने अमन पर आरोप भी लगाया, जबकि अन्य ने अविश्वास व्यक्त किया। वातावरण में तनाव बढ़ गया, क्योंकि सभी की निगाहें अमन पर टिकी थीं और वे उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। अमन बढ़ती जांच से बेपरवाह
शांत लेकिन ठंडे अंदाज में आगे बढ़ा। सब लोग, मैं मानता हूं कि मेरे पास एक काली मर्सिडीज मैबैक है, लेकिन मेरा मानना है कि यह मेरी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तुम्हें वहां से निकलते देखा। कैन ने फिर से गंभीर स्वर में विरोध जताया। मैं भी, एक और ने कहा। और मुझे। जॉन और जेस्पर मानो इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे भी लड़ाई में शामिल हो गए। आवाजें तेज होती गईं, जिससे उनके इस दावे की पुष्टि हुई कि अमन को वाहन के साथ देखा गया था। आसपास खड़े सुरक्षा गार्डों ने भी अपनी टिप्पणियां जोड़ दीं, जिससे मामला और पेचीदा हो गया। उनमें से एक ने कहा, हमने उसे आज रात कार के पास देखा था, जिससे अमन की संलिप्तता की ओर ध्यान गया। अविश्वास और चिंता के बीच उलझे नूह ने बीच में बोलने की कोशिश की। जल्दी से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए ऑफिसर मोहन, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। हालांकि अधिकारी मोहन अमन पर ध्यान केंद्रित किए रहा। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। मिस्टर अमन, हमें आपका पूरा सहयोग चाहिए। अगर यह कार वाकई आपकी है तो हमें इसकी पूरी तलाशी लेनी होगी। अमन ने शांति से सिर हिलाया। उसकी नजरें आस पास की भीड़ पर टिकी थीं। आगे बढ़ो, खोजो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा आखिरकार। यह मेरा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने चिल्लाकर कहा। यह तुम्हारा है। अगर तुम पुरुष हो तो इससे इनकार मत करो। ऐसा लगता है कि आपका अंतःकरण दोषी है। रुको, बात को आगे नहीं बढ़ाते। मुझे लगता है मेरा दोस्त झूठ नहीं बोल रहा है। हम बस कैमरे चेक कर सकते हैं, नोआ ने शांत मुस्कान के साथ कहा। अधिकारी मोहन ने सिर हिलाया और बोले, हम ऐसा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी कार कहाँ है? चारों ओर आशंका और संदेह की फुसफुसाहट के साथ अधिकारियों ने अमन की काली मर्सिडीज मैबैक की सावधानीपूर्वक तलाशी लेना शुरू कर दिया। वातावरण में तनाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, क्योंकि हर कोई परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था तथा इस अप्रत्याशित घटनाक्रम में आगे क्या खुलासा होगा, इस बारे में अनिश्चित था। अमन आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। अपनी छाबियां निकालीं और उन्हें अपनी हथेली पर थपथपाते हुए वह काले रंग की चिकनी मर्सिडीज मैबैक के पास पहुंचा। जब उसने अनलॉक बटन दबाया तो सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब कार खामोश रही, मानो उसकी लाइटें चमकने से इनकार कर रही हों। अमन के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई जब वह अधिकारी मोहन की ओर मुड़ा। देखो, यह मेरा नहीं है, उसने शांति से कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण माहौल में गूंज रही थी। भीड़ में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनकी नजरें अमन की ओर, पार्किंग स्थल के दूसरे छोर की ओर जा रही थीं। पास ही अंधेरे में किसी की नजर से आंशिक रूप से ओझल एक और काली कार छिपी खड़ी थी। अमन स्थिर कदमों से उसकी ओर बढ़ा। कार के पास पहुंचकर अमन ने चाबी फिर से दबाई। इस बार हेडलाइट्स जल उठीं और गाड़ी के चारों ओर एक हल्की सी रोशनी फैल गई। ऐसा लगता है कि वह सच कह रहा था। इस रहस्योद्घाटन से दर्शकों में आश्चर्य और अहसास का मिश्रण उत्पन्न हुआ। नूह की अभिव्यक्ति चिंता से अविश्वास के क्षण में बदल गई। उसके चेहरे के भाव क्षण भर के लिए कठोर हो गए जब उसने उन 3 लड़कों की ओर देखा जिन्होंने पहले अमन की ओर उंगलियां उठाई थीं, और यहां तक कि उनके चेहरे भी स्तब्ध चुप्पी में जम गए। अधिकारी मोहन, जो अब उलझन में अपना सिर खुजला रहा था, अमन की ओर मुड़ा। मैं इस भ्रम के लिए क्षमा चाहता हूं, श्री अमन। चलिए इस कार की जांच शुरू करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम को संकेत दिया और वे तुरंत दूसरी काली कार का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े तथा उसके हर इंच की बारीकी से तलाशी ली। जैसी कि उम्मीद थी, उनकी खोज व्यर्थ ही साबित हुई। अधिकारियों ने राहत की सांस ली और अपना काम जारी रखा तथा पार्किंग में शेष कारों की व्यवस्थित ढंग से जांच की। हालांकि जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, निगरानी कैमरों की निगरानी कर रहे अधिकारियों के बीच हंगामा मच गया। एक अधिकारी गंभीर भाव से मोहन के पास आया। सर, हमने पहले के फुटेज देखे हैं। शुरुआत में पहचानी गई काली मर्सिडीज मैबैक उनकी है। सबकी नजरें केन की ओर मुड़ गईं, जो मेहमानों के बीच खड़ा था। उसका चेहरा अविश्वास और इनकार से विकृत हो गया था। क्या? नहीं, यह मेरी नहीं है। मैं ऐसी चीज नहीं खरीद सकता। बस, अब बहुत हो गया तुम्हारा झूठ, अधिकारी मोहन ने दृढ़ता से जवाब दिया। हमारे पास निगरानी फुटेज से स्पष्ट सबूत हैं। आज रात तुम्हें गाड़ी के पास देखा गया था। तुम ही इसके पंजीकृत मालिक हो। नहीं, ऐसा नहीं है।
केन का विरोध अनसुना कर दिया गया और भीड़ में हैरानी और संदेह की फुसफुसाहट होने लगी। अब सबकी नजरें केन पर टिकी थीं। अधिकारी, हमारा विश्वास करो, केन ऐसी कार खरीदने में सक्षम नहीं है। हाँ, हम उनके परिवार की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। इस बीच जेस्पर और कोहन ने जोरदार विरोध किया और जोर देकर कहा कि केन संभवतः कार का मालिक नहीं हो सकता। हालांकि इससे तनाव और बढ़ गया। उनकी आवाजें केन के हताशापूर्ण खंडन से मेल खाती थीं। उनमें से प्रत्येक ने अपनी मित्रता और सामने आ रहे आरोपों पर अविश्वास व्यक्त किया। इस अफरा तफरी के बीच सूरी आगे बढ़ी। उसकी तीखी आवाज शोर को चीरती हुई बोली, अफसर, उसकी तलाशी क्यों नहीं लेते? अगर वो सचमुच गाड़ी का मालिक है तो उसके पास गाड़ी की चाबियां होंगी। उनके शब्द जोर से बोले गए थे, एक शांत अधिकार के साथ प्रतिध्वनित हुए, जिसने सभी का ध्यान मुद्दे के मूल पर वापस खींच लिया। अधिकारी मोहन ने सिर हिलाया और अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा किया। दो अधिकारी सावधानी से केन के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और वे उसकी गहन तलाशी लेने की तैयारी कर रहे थे। केन, जो अब स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था, ने कमजोर विरोध किया। जब उन्होंने उसे थपथपाना शुरू किया और उसकी जेबों की तलाशी ली। कुछ ही पल बाद एक पुलिस अधिकारी ने केन के कोट की जेब से कार की चाबियां निकालीं। इस खोज ने केन के विरोध को दबा दिया और जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बिना देरी किए अधिकारी तेजी से दूसरी काली कार की ओर बढ़े, जिसकी पुष्टि केन की थी। उन्होंने चाबी घुमाई और सबको हैरानी हुई जब कार की हेडलाइट्स जल उठीं, जिससे पुष्टि हुई कि वह केन की ही थी। जैसे ही अधिकारियों ने गाड़ी की बारीकी से तलाशी शुरू की, माहौल में तनाव और बढ़ गया। उन्हें कुछ गंभीर बात पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगा। सर, मुझे कुछ मिला है, एक अधिकारी ने पुकारा। उसकी आवाज में हैरानी और यकीन का मिला जुला भाव था। उसने एक छोटा पैकेट ऊपर उठाया, जिसका अंदर का हिस्सा मंद रोशनी में चमक रहा था। यहां ड्रग्स के पैकेट हैं। केन का विरोध हकलाते हुए खंडन में बदल गया, लेकिन सबूत अकाट्य थे। भीड़ अविश्वास में बड़बड़ा रही थी। उसकी नजरें केन से हटकर अधिकारियों पर जा रही थीं, जो अपने सामने घटित हो रही स्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे। अधिकारी मोहन के चेहरे पर एक कठोर भाव उभर आया जब वह केन की ओर मुड़ा। उसकी आवाज दृढ़ थी। अवैध पदार्थों के कब्जे और वितरण के आरोप में आपको गिरफ्तार किया गया है। आपको चुप रहने का अधिकार है। केन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि घबराई हुई मिन्नतें करने लगा, लेकिन अधिकारी अडिग रहे। उन्होंने जल्दी से उसे उसके अधिकार पत्र पढ़कर सुनाए और उसे भीड़ से दूर ले जाने लगे। उनकी पेशेवर शैली उस अफरा तफरी से बिल्कुल उलट थी जो कुछ ही देर पहले उस भव्य आयोजन में फैली हुई थी। जब केन को ले जाया गया तो मेहमान आपस में बड़बड़ाने लगे। वे अभी भी इस खुलासे के सदमे से उबरे हुए थे। सूरी ने स्थिर किंतु परेशान दृष्टि से अमन की ओर देखा और चुपचाप जो कुछ हुआ था उसके निहितार्थ पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। नू घोर सन्नाटे में खड़ा यह दृश्य देख रहा था। एक पल के लिए तो मानो उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। उसका शरीर कांप उठा और एक घातक ठंड उसके शरीर में दौड़ गई, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अनगिनत सवाल बार बार उसके दिमाग में उमड़ने लगे, लेकिन वह जानता था कि यह विचारों में खोए रहने का समय नहीं है। वह अमन की ओर मुड़ा और अपनी बेचैनी छुपाने लगा। अपने चेहरे पर चिंता का भाव लिए नूह गंभीर भाव से अमन के पास गया। अमन, क्या तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में सहानुभूति और बेचैनी का मिश्रण था। मैं आपको प्रभावित करने के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा इरादा आपको इस सब में शामिल करने का नहीं था। अमन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजर दूर थी। मैं ठीक हूं, लेकिन यह अप्रत्याशित है। नूह ने अमन के कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। हाँ, किसने सोचा होगा कि हमारे कॉलेज के दोस्तों में से एक ड्रग डीलर था। उन्होंने अमन को थपथपाया, तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी चीज ने उनका ध्यान खींचा। अमन की बेचैन कर देने वाली मुस्कान से हैरान नूह उसे देखता रहा जब अमन ने उससे हाथ मिलाया और जाने लगा। इस संक्षिप्त बातचीत के बाद नूह के मन में बेचैनी की भावना बनी रही और तभी उसने देखा कि अमन रुक गया। कुछ देर रुकने के बाद अमन ने मुड़कर नूह की ओर देखा। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिससे उस व्यक्ति की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो एक गहरे अर्थ को व्यक्त करती थी, जिसकी सतह के नीचे एक भयावह इरादे की गहराई छिपी थी।
अमन की नज़र नोआ की नज़रों में गड़ी हुई थी, उसकी तीव्रता बेचैन करने वाली और एक अनकहे संदेश से भरी हुई थी। अमन ने पूछा, मैंने तुम्हें कोई सगाई का उपहार तो नहीं दिया है? क्षमा? नूह की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने अमन की ओर देखा, जिसने अपनी आस्तीनें खींची, अपनी घड़ी देखी और नूह की ओर देखने से पहले धीरे से कुछ कहा। सगाई मुबारक हो, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक नूह का फोन बज उठा। एक अप्रत्याशित घंटी ने क्षण भर के लिए तनाव को तोड़ दिया। वह भौहें चढ़ाकर इस व्यवधान से हैरान था, क्योंकि उसका फोन साइलेंट मोड पर था। सहज रूप से उन्होंने फोन को बाहर खींच लिया ताकि कॉल को शांत किया जा सके, लेकिन स्क्रीन पर जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे वहीं स्तब्ध रह गए। नूह का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने अपना फोन निकाला। वह उसे बंद करना चाहता था, लेकिन उस पर आने वाले ढेरों संदेशों ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया। हालांकि वह अकेला नहीं था, उसके आस पास के सभी फोन एक साथ बजने लगे। एक के बाद एक संदेश आने लगे। उनकी तात्कालिकता उसके दिल की तेज धड़कन से प्रतिबिंबित हो रही थी। उसकी उंगलियां बेकाबू होकर कांपने लगीं और एक पल के लिए उसके आसपास की हर चीज धुंधली होकर महत्वहीन हो गई। उसने अपना सिर हिलाया और अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हुए पहला नोटिफिकेशन क्लिक किया। सूश। एक भयावह छवि सामने आने से पहले स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए खाली हो गई। खून से लथपथ नूह का एक वीडियो। दृश्य बेहद खौफनाक था। इसमें नूह का चेहरा ठंडेपन से उभर रहा था जब वह अपने आदमियों को ड्रग्स पहुंचाने का निर्देश दे रहा था। वीडियो में हिंसा और धमकी के कई दृश्य दिखाए गए, जिनमें नूह को अपनी निर्दयता में अडिग दिखाया गया। एक दृश्य में नूह को एक महिला को ठंडी निगाहों से घूरते हुए एक लोहे की छड़ उठाकर उसके हाथ पर मारते हुए देखा जा सकता है और वह गुर्राते हुए कहता है, कुतिया, चूंकि तुम्हारा आदमी हमारे मामलों में अपनी नाक घुसाने के लिए बहुत उत्सुक है, इसलिए चलो उसे उसकी प्रेमिका का एक टुकड़ा भेज दें। यह सिलसिला क्रूर कृत्यों की एक श्रृंखला के साथ जारी रहा, जिनमें से प्रत्येक पिछले से भी ज्यादा विचलित करने वाला था। नूह का मन इन भयावह खुलासों से व्याकुल था और उन तस्वीरों का भार उस पर भारी पड़ रहा था। अचानक हॉल में एक तेज सांस की आवाज गूंजी, उसके बाद एक चीख। नूह का सिर झटके से ऊपर उठा, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। मेहमानों में से एक कांप उठा और उसकी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, राक्षस! क्या? जल्द ही और घंटियां गूंजने लगीं और सबके फोन पर एक साथ मैसेज आने लगे। जैसे ही मेहमानों ने वीडियो देखा, उनके दिलों में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में सभी जानते थे, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती थीं तो उनका प्रभाव काफी तीव्र होता था। सोनालिया कुछ क्षण तक असमंजस में खड़ी रही। तभी उसका एक नौकर तेजी से उसके पास आया और उसे स्क्रीन पर चल रहे वीडियो दिखाने लगा। वह लगभग घबराहट में चीख पड़ी और चिल्लाई, नू, क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे नीचे कोई तिल है? एक तिल। नूह रुका और अमन की नजरों से मिलने के लिए अपना सिर उठाया, जो चुपचाप वहां खड़ा था, और उसने उसे आंख मारी जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम्हें उपहार पसंद आया दोस्त? अगले ही पल अमन सूरी को बाहों में पकड़े हुए चला गया और उसे कार की ओर खींचने से पहले कुछ फुसफुसाया। हालांकि गाड़ी में बैठने से पहले वह मुस्कुराकर नोआ से मिलने के लिए मुड़ा। अमन, नूह ने धीरे से बुदबुदाया। उसके अंदर बढ़ती उथल पुथल के बीच उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे और एक भयावह तस्वीर सामने आई जिसे नूह नजरअंदाज नहीं कर सका। जैसे जैसे यह बात उसके मन में उतरती गई, नूह के चेहरे पर भय और एहसास का मिला जुला भाव छा गया। उसने ऊपर देखा और अमन के किसी भी संकेत के लिए जगह को घूरने लगा, लेकिन वह पहले ही भीड़ में गायब हो चुका था। अमन के जाने से पहले जो मुस्कान दिखी थी वह नूह के जहन में बस गई थी। एक ऐसी मुस्कान जो अब छिपे हुए इरादों और सोची समझी मंशा से भरी हुई लग रही थी। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसने भरोसे और भाईचारे के किसी भी भ्रम को चकनाचूर कर दिया था और नूह को उस बेचैन कर देने वाले सच से जूझने पर मजबूर कर दिया था जो उसने उजागर किया था। कैसे? यह प्रश्न उसके मन में बवंडर की तरह घूम रहा था। तभी मोहन घबराए हुए भाव से नूह की ओर बढ़ा। अचानक घटी इस घटना ने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। उसे यहां अपने वरिष्ठ अधिकारी ने भेजा था और सच कहूं तो वह इन खेलों में शामिल नहीं होना चाहता था।
काफी अनुभवी होने के नाते वह जानता था कि यह सब युवा दिग्गजों का एक दूसरे पर दबाव बनाने का खेल है। माफ कीजिए मिस्टर नोहा, लगता है आपको हमारे साथ आना होगा। इतने सारे लोगों ने इसे देखा है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बीच भीड़ से थोड़ी दूरी पर लोगों का एक समूह स्तब्ध भाव से खड़ा था। विश्वास परिवार ही था जो डैनियल के साथ पीछे हट गया, जिसने जय को पकड़ रखा था, जो पूरी तरह से भ्रमित लग रहा था। दरअसल योजना के अनुसार जय अमन पर आरोप लगाने की पहल करने वाला था, लेकिन उसे वापस बुला लिया गया, बल्कि डैनियल ने उसे घसीटकर वापस ले लिया। अब जब उसने अपनी आंखों के सामने घटित दृश्य देखा तो उसका दिमाग लगभग चकनाचूर हो गया। देखो, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम उससे दोस्ती करो, उसे अपना दुश्मन मत बनाओ। एलेना की ठंडी आवाज ने तनाव को चीर दिया, जिससे दर्पण और जे की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जय ने घबराहट में अपनी लार निगल ली, जबकि दर्पण एक अस्पष्ट निगाह से सामने देख रहा था। उन्होंने पहले अमन के साथ विवाद इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी पत्नी ने सुझाव दिया था कि उन्हें सद्भावना अर्जित करने के लिए पैसे दे देने चाहिए, और अब वह खुश था कि उसने ऐसा किया। वह भी ऐसे दुश्मन से डरता था। आज की दुनिया में जो कोई भी साइबर और डिजिटल दुनिया को नियंत्रित कर सकता है, उसके साथ उसके जैसे बूढ़े लोगों को अन्यथा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसने नूह की जीवंत तस्वीरें देखीं। कई वीडियो थे, लेकिन उनमें से कोई भी क्रूर नहीं था, जिससे उसे लगा कि अमन अभी भी पीछे हट रहा है। नूह के पतन को देखते हुए दर्पण भयभीत स्वर में फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। उसने उसे जाने दिया। ऐसा लगता है कि वह उसे धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करने की योजना बना रहा है। व्रोम, तुमने उसे क्यों जाने दिया? स्वूश, एक शानदार कार रात की सड़कों पर हाईवे को चीरती हुई तेजी से गुजर रही थी। घर जाने के बजाय अमन ने कार एक शांत, घुमावदार सड़क पर मोड़ दी। ठंडी हवा खुली खिड़कियों से अंदर आ रही थी। उसके बगल में बैठी सूरी ने अपनी निगाहें अमन की ओर घुमाई। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं और उसने दबाव डाला। तुमने उसे जाने क्यों दिया? सूरी की सलाह सुनने के बाद अमन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। हमें हमेशा जड़ों को काट देना चाहिए। आपको कुछ और ज्यादा वीभत्स और क्रूर दिखाना चाहिए था। इस तरह कानून उसे आसानी से नहीं छोड़ पाता। अगले ही पल सूरी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं जब उसने अमन को यह कहते सुना, क्या यह संभव भी है? अमन खिलखिलाकर हौंस पड़ा और हल्के से सिर हिलाया। राजपूतों के इस मामले में शामिल होने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि अब कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं रही? कुछ छोटे मोटे इल्जाम लगाकर इस मामले को रफा दफा किया जा सकता है, बाकी मीडिया आसानी से संभाल लेगा। सोचते हुए उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसकी नजर खिड़की से बाहर चली गई। यादें उसके चेहरे पर झिलमिला उठीं। उसके चेहरे पर पुरानी यादों की एक परछाई छा गई। तो आपके पास और भी बहुत कुछ था ना? सूरी का स्वर वास्तविक जिज्ञासा में बदल गया जब उसकी नजरें अमन के हाव भाव पर टिकी थीं और वह उसके असली इरादों का कोई संकेत ढूंढ रही थी। सूरी को अमन को गंभीर भाव से गाड़ी चलाते हुए देखना अच्छा लगा, जबकि चांद की कोमल किरणें उस पर पड़ रही थीं। अमन की मुस्कान तो बनी रही, लेकिन उसकी आंखों में एक मजबूत चमक थी। यह तो बस शुरुआत है। अगर मैं उसे इतनी आसानी से हरा दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि पहले हमारी कोई जानी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आगे चलकर हालात ऐसे ही बदलेंगे और किसी न किसी तरह राजपूत भी इसमें शामिल होंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उनके खिलाफ जाना चाहती हो और उन्हें गिराने के लिए आतुर हो? सूरी ने सोचा। उसकी आवाज में संदेह था। जैसे ही वह अमन की ओर झुकी, उसकी आंखें जांच में सिकुड़ गईं। अमन का चेहरा सख्त हो गया। उसकी नजरें ठंडी तीव्रता से उसकी आंखों पर टिक गईं। तुम ऐसा कह सकती हो। मैं उनकी देखभाल करने के लिए थोड़ा उत्सुक रहा हूं। अमन की आंखों में ठंडक छा गई, जिससे हवा में तनाव साफ महसूस होने लगा। कार घुमावदार सड़क पर चुपचाप सरक रही थी और एक लंबे विराम के बाद अमन की नजर सूरी पर पड़ी, जो सोच में डूबी हुई थी। वैसे? उसने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। तुम कहाँ रह रही हो? सूरी ने उसे हल्के से भौहें चढ़ाकर देखा। मैंने तो कुछ भी बुक नहीं किया था। मैं तो तय समय पर ही थी और बीबीएसआर पहुंचते ही सीधे पार्टी में चली गई। अमन की निगाहें उसके परिधान पर टिकी रहीं, जो स्टाइलिश तो था, लेकिन साथ ही अनौपचारिक भी, जो देर रात के लिए थोड़ा बेमेल लग रहा था। क्या आपके पास कोई योजना है? उन्होंने पूछा।
सूरी ने सिर हिलाया। उसके होंठों पर हल्की सी नाराजगी उभर आई। नहीं, मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है और मुझे सचमुच थोड़ा आराम चाहिए। खिड़की से बाहर देखने से पहले वह धीरे से बुड़बुड़ाई। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। अमन ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके सीने में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद आखिरकार उसने पूछा, क्या आप मेरे घर पर रुकना चाहेंगे? सूरी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह अमन को घूरने लगी। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसकी प्रतिक्रिया देखकर अमन ने तुरंत माफी मांगी। अगर मैंने इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सूरी ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। मैं चाहती हूं, मैं चाहती हूं। अपनी अचानक उत्सुकता पर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सिर हिलाया। गलतफहमी में मत रहना, मैं सिर्फ तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। अगर तुम मेरे साथ सोने के लिए आना चाहते हो तो तुम्हें एक अनुबंध पर दस्तखत करके मुझसे शादी करनी होगी। आप मुझे पुराने ख्यालों वाली कह सकते हैं, लेकिन मैं तो बस यही चाहती हूं कि मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने मेरा पति बनने और अंतिम पड़ाव तक मेरा साथ देने की कसम खाई हो। अमन ने भौहें उठाईं और उसके हाव भाव को मजे से देखा। उसने गहरी सांस ली और सूरी की बातों पर विचार किया। उसने गौर किया था कि वह भले ही सख्त दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी छिपी थी। बार बार कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र उसकी गहरी असुरक्षा की भावना को दर्शाता था। सूरी को रिश्ते में सिर्फ स्नेह की बजाय आपसी सम्मान और समझ की चाहत थी। वह सिर्फ स्नेह से अधिक चाहती थी। वह अपने रिश्ते में विश्वास, ईमानदारी और निष्पक्षता चाहती थी। उसके सीधेपन के बावजूद अमन ने उसकी ईमानदारी की सराहना की। जिस अनुबंध की उसने बात की थी उसमें उसे बहुत नुकसान हुआ था, जो उसकी ईमानदारी और निष्पक्ष व्यवस्था की इच्छा को दर्शाता था। अगर तलाक हो जाता तो अमन को सूरी की संपत्ति का 50% हिस्सा मिलता, न कि सूरी को। सूरी ने यही मूल अनुबंध तैयार किया था। वह उसे सब कुछ देने के लिए तैयार थी, लेकिन बदले में वह उसका विश्वास और समझ चाहती थी और यह वादा भी चाहती थी कि वह इस अवधि के दौरान उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। क्या हुआ? क्या मैंने मूड खराब कर दिया? अमन की सोची हुई खामोशी देखकर सूरी ने पूछा। अमन धीरे से हंसा। क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? इंतजार क्यों नहीं करती? शायद वहां कोई और बेहतर इंसान हो। सूरी की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। मुझे ये बेतुके शब्द मत सुनाओ। अक्सर लड़कियां ही ऐसे खेल खेलती हैं। अगर तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है तो बस मुझे बता दो। अमन हूंसा। उसकी आवाज गर्मजोशी और सच्चाई से भरी थी। क्या होगा अगर तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करने लगो, जबकि मैं नहीं? सूरी की भौहें तन गईं और उसने उलझन और पीड़ा के मिले जुले भाव से अमन की तरफ देखा। वह उनके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके शब्दों ने उसे उसकी उम्मीद से ज्यादा चुभ दिया। दरअसल उसने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि वह खुद को जरूरत से ज्यादा आंक रही थी, बल्कि वह जानती थी कि वह कौन है। वह उसके लिए अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार थी। अगर वह चाहता कि वह एक्टिंग छोड़ दे तो वह छोड़ देगी। अगर वह चाहता कि वह घर पर रहकर उसका घर संभाले तो वह ऐसा करेगी। उसने उसे अपना सब कुछ देने की योजना बनाई थी ताकि उसे यकीन हो जाए कि अमन आखिरकार उससे प्यार करने लगेगा। लेकिन अब उसके शब्द सुनकर और उसका उदासीन और भावशून्य भाव से कहना उसे अंदर तक चुभ गया। क्या होगा यदि यह वास्तव में वैसा ही हो जैसा उन्होंने कहा? क्या होगा अगर उसे उससे इतना प्यार हो जाए जबकि शादी के इतने सालों बाद भी उसके मन में कोई लगाव न हो? ऐसे में वह कैसा महसूस करेगी और कैसा व्यवहार करेगी? वह इस विचार को खारिज करना चाहती थी और कहना चाहती थी कि यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह ऐसा कर सकती थी। लेकिन जब इस तरह के मामलों की बात आती है तो झूठ बोलने से चीजें बदतर हो सकती हैं। ईमानदारी उसके लिए बहुत मायने रखती थी और वह खुद को जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि अगर वह उससे प्यार नहीं भी करता तो कोई बात नहीं। इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। जहां तक उसके प्रश्न का प्रश्न है, उसके उससे प्रेम करने के बारे में क्या? यह अब कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं रह गया था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही ऐसा करने लगी थी।
उसके चेहरे पर बेचैनी देखकर अमन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ज्यादा मत सोचो सूरी, चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दो। आखिरकार उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और सूरी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके स्पर्श की गर्माहट उसे सुकून और तसल्ली दे रही थी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसी औरत के रहते कोई मर्द उदासीन रह सकता है। सूरी का दिल धड़क उठा। वह अमन को घूरती रही। उसका मन भावनाओं के भंवर में उलझ गया, मानो उसके सीने में तितलियां फड़फड़ा रही हों। उसके हाव भाव, उसके शब्द, ये सब हमेशा उसकी चिंताओं को दूर भगाते और उसके भीतर एक चिंगारी जलाते प्रतीत होते थे। उस शांत क्षण में उसने महसूस किया कि उनके बीच एक नया कोमल संबंध बन रहा है, जो आशा और अनिश्चितता दोनों का वादा करता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सूरी की निगाहें अमन के चेहरे पर टिकी रहीं, जो चांदनी की कोमल चमक से प्रकाशित हो रहा था, जिससे उसका दिल धड़क रहा था। उसे देखकर वह खुद को रोक नहीं सकी और बुदबुदाई, मैंने जिस आदमी को चुना है वह सचमुच सबसे अच्छा है।